हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। तो जितने भी लोग क्लास 10th में आरबीएससी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, फटाफट से लाइव सेशन को ज्वाइन करें और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको सभी को शेयर कर दें फटाफट से। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस। पूरा वन शॉट रहने वाला है और आज हम देखेंगे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही लाइव के अंदर। ठीक है, थोड़ा लेंथी रहेगा बट अगर आप सभी लोग जुड़ेंगे और अगर हम चैट बॉक्स के अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और कन्वर्सेशन करेंगे तो हमें बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा स्मूथली हमारा लाइव चलने वाला है। तो सो प्लीज़ आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर ले लाइव सेशन को। चैप्टर का नाम है हमारा लाइव प्रोसेस। ओके, यस, हाय सर। क्या नाम है भाई आपका? एक बार नाम जरूर बता दें। जो भी आपका नाम है एक बार नाम मेंशन करें। कहाँ से हो आप ये भी बताएं। भार्गव पिलाई ऐसा करके कुछ है बट एक्चुअल नेम बताओ ताकि मुझे प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा इजी हो जाए भैया ना। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम करेंगे लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 आरबीएससी सीबीएसई स्टेट बोर्ड किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, साइंस कभी नहीं बदलने वाली और चैप्टर हमारा यही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। एनसीईआरटी कवर करके चलेंगे हम लाइन बाय लाइन। यस, भार्गव आपका नाम है, वेरी गुड भार्गव। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो एक बार फटाफट से फाइनली चैट बॉक्स में ज्वाइन हो जाएं और अपना अपना नेम मेंशन करें क्योंकि मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करते टाइम आप सभी का नाम भी लेता चलूंगा और आप जो भी डाउट्स पूछेंगे, जितना आप कन्वर्सेशन कर पाएंगे, जितना एंगेज हो पाएंगे, उतना मजा आएगा हमको लाइव करने में। हमारी लाइव बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाली। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। एवरी ईयर इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू भी आते हैं और फिलअप भी आते हैं और इसमें से लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, और डिस्क्राइब करने के लिए भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आज हम हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी का ऑपरेशन करेंगे, ये समझो। आप सभी लोग भाई आज के दिन डॉक्टर बनने वाले हो। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मैक्सिमम चीजें आप सीख जाओगे अपनी बॉडी के बारे में। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सिस्टम्स हमारी बॉडी के इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। 4 लोग हमें वॉच कर रहे हैं, तो जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं भाई, कमेंट करने में आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप फटाफट से एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें प्लीज। एक बार आके फटाफट से आप कमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई जो भी लोग हैं वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप अपनी जगह का नाम बताएं। सो दैट्स वाई मुझे थोड़ा कंफर्म हो। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। अभी अभी हमारा लाइव स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा पेशेंस रखें। एक बार सभी लोगों को आ जाने दें, लाइव को शेयर कर दें आप फटाफट से। ओके, ठीक है। एक बार मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन करके आप जो भी रेगुलर हमारा लाइव रहता है, जितने भी बजे हम लाइव करते हैं वो सब बताते हैं इसमें, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो भाई इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें जानना जरूरी है वो है हमारा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती क्या है। क्योंकि जो आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली लाइन आपके सामने लिखी हुई है कि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस। यानी कि कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है तो सबसे पहले तो ब्रीथ करेगी, उसके अलावा वो ईट करेगी यानी कि खाएगी पिएगी, ग्रो भी करेगी और वो मूव भी कर सकती है और रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। रिप्रोड्यूस का मतलब आप सभी को पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोड्यूस, यानी कि अपने जैसी वो सेम टू सेम दूसरी ऑर्गेनिज्म बना सकती है, अपने जैसी फोटोकॉपी प्रोड्यूस कर सकती है और उसके पास में सेंस होती है। सेंस होने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा, अपनी एक सेंसिबल पावर होती है उसके पास। अब आपका एक डाउट होना चाहिए कि सर आपने जो मूवमेंट बताया है तो मूव तो आपका नॉन लिविंग थिंग भी करता है। लाइक अगर हम बात करें फैन की, तो फैन हमारा क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो मूव तो वो भी करता है। तो फिर उसको क्या हम लिविंग बोल सकते हैं क्या? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि सिर्फ हम मूवमेंट को क्राइटेरिया नहीं मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हमें बात करनी है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ मूवमेंट नहीं है, बाकी की चीजें भी अगर वो फॉलो करेगा तो फिर होना चाहिए। और रही बात मूवमेंट की, तो भाई मूवमेंट जो होता है ना वो अलग तरीके से होता है। फैन कब मूव करता है? जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, फैन कब मूव करेगा? जब हम स्विच ऑन करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इंसान को मूव करना है। लाइक अगर किसी भी इंसान को, मैं किसी का भी नाम लेता हूं, कोई राहुल नाम का इंसान है, उसको अगर कहीं जाना है
तो जाने के लिए ऐसा थोड़ी कि उसका हमें कोई बटन ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, नहीं ना। इसका मतलब उसको हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जब तक हम उनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं कर सकती हैं। तो आई होप कि लिविंग चीजें आपको समझ में आएंगी कि जो सब ब्रीथ कर पाती है, ईट कर पाती है, ग्रो कर पाती है, मूव और रिप्रोड्यूस कर पाती है, हैव सेंस होती है, वो सभी लिविंग चीजें हैं। भार्गव आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, नए हो पुराने हो, आप सब्सक्राइबर हो नॉन सब्सक्राइबर हो, किसी भी जगह से देख रहे हो, प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को बताएं कि भाई हम यहाँ पर कंटिन्यू लाइव सेशंस करते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं साइंस के बारे में और अनदर सब्जेक्ट्स भी हम लेके आ रहे हैं धीरे धीरे अपने चैनल के ऊपर। तो आई होप कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेजरली कि दोनों चीजें होती क्या है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे सामने लिखी हुई है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, द प्रोसेस विच आर इसेंशियल टू मेंटेन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो कि इसेंशियल होती है मेंटेन करने के लिए किस चीज को, बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यानी कि हमारे सर्वाइवल के लिए और बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस आपकी नेसेसरी होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। ओके, तो वो सारी की सारी प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सब लाइफ प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हो सकती हैं, तो लाइक न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं किसके, लाइफ प्रोसेस के। आई होप कि लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स और डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वहां पर आपको समझा रखा है कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, भाई अभी अभी हमने देखा कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है। तो जितनी भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, यूनिसेलुलर हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 9th में भी आपने देखा होगा कि यूनिसेलुलर क्या किसको बोलेंगे, तो यूनि का मतलब होता है, अब मैं ऊपर यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो यूनि का मतलब होता है वन और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना। तो मल्टी का मतलब मोर देन वन। ओके, तो कोई भी सेल अगर यूनिसेलुलर है इसका मतलब वो सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होती है वो सारी की सारी एक ही सेल से मिलकर बनी होती हैं, उनको बोलेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। जबकि हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि मल्टीपल सेल्स से मिलकर बनी है और ये जो सेल है ये मिलकर बनाती है आपका टिश्यू और ये जो टिश्यू है ये मिलकर बनाता है आपका एक प्रॉपर ऑर्गन, ठीक है। और ये जो ऑर्गन है वो बनकर बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलकर बनाती है आपकी एक प्रॉपर बॉडी। तो जितनी भी आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक डेवलप्ड सिस्टम होता है, एक बॉडी होती है, एक ऑर्गन होता है, मल्टीपल सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर लाइफ प्रोसेस के जो एग्जांपल्स हैं उनको बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली डिफाइन किया, न्यूट्रिशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्शन, ये सारी आपकी लाइफ प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है आपसे, आपका एक कॉमन सेंस लगा के आंसर करना है कि भाई जो रिप्रोडक्शन है, जो आपका रिप्रोडक्शन है उसको क्या हम एज ए लाइफ प्रोसेस कंटेन कर सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि भाई बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि सर रिप्रोडक्शन के बिना भी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं ना भाई। जो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहते क्या वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्या, उनकी डेथ थोड़ी हो जाएगी, नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं है, इसको कैसे डिफाइन करें, तो भाई इसका आप ऐसे समझो कि रिप्रोडक्शन अगर हमारे प्लांट्स हैं अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें अपने आप को तो क्या हमें फ्रूट मिलेगा क्या, क्या उसके प्रोडक्ट हम रिसीव कर पाएंगे क्या, और जब उसका प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा तो क्या फिर हम उनके बिना सर्वाइव करेंगे क्या। तो कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी हो, ठीक है भाई, हम अकेले सर्वाइव कर पाएंगे लेकिन बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उनके सर्वाइवल के ऊपर दिक्कत आएगी। इस वजह से रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हो, बाकी और चीजों के लिए भी जरूरी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ताकि ये जो हमारी यूनिवर्स है वो बची रहे, बनी रहे और सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन एक हमारी लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। जितने भी लोग नए आते जा रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और केयरफुली हमारे साथ साथ कंप्लीट लाइव इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में हमने अभी अभी देखिए कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजें क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, एंड उसके बाद में हमने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो टाइप के हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आइए हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि हमारी न्यूट्रिशन।
हम समझते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज ए मेथड, न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच द फूड इज टेकिंग इनसाइड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, खाएगा, ईट करेगा, और ईट करने के बाद में उसको इनसाइड बॉडी के अंदर क्या करेगा, इनटेक करेगा। तो इनटेक करने के बाद में, सिर्फ इनटेक करने को अपन न्यूट्रिशन नहीं बोल सकते हैं, इनटेक करने के बाद में भाई उस फूड से हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। किस तरीके से, तो उसके जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो यानी कि फूड को इनटेक करना और यूटिलाइज करना न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द फूड। तो यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, इनटेक और यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसको कंबाइंडली हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड को इनटेक करके उसको यूटिलाइज करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो बोलेंगे अपन न्यूट्रिशन। तो आई होप कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अगर आप बोर्ड में पूछी जाती है एग्जाम में, सीबीएसई, आरबीएसई, एनी अनदर बोर्ड, तो आप अच्छे से लिख पाओगे कि न्यूट्रिशन होता है क्या। ठीक है ना। देखो भाई आगे, द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए फूड के, क्योंकि भाई हमने अभी बताया कि न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। तो हमें पता तो होने चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। भैया आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या एक्सप्लेन करना है भाई, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ आपको चीजें। बताइए, आपका नाम बताइए, मोहित। अच्छा, तो मोहित मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, प्लीज आपको सारी चीजें, तो आप ध्यान से सुनते जाइए। तो आपको जो भी डाउट है आप मुझे बताएंगे तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, नो इश्यू। तो हम बात कर रहे हैं अभी फूड के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब भाई जो भी चीज हमारे लिए जरूरी है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप छोटी क्लासों में भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ के आए हो बहुत सी बार। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुए, प्रोटीन हुआ, मिनरल्स हुआ, रफेज, रफेज क्या होते हैं, ये फाइबर्स टाइप के होते हैं, फाइबर जो होते हैं ना उस टाइप से ही रफेज होता है। ठीक है, तो फाइबर, रफेज, मिनरल्स, ये सभी क्या होते हैं, हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ओके मोहित, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। भार्गव, मोहित एंड जो भी नए बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं हमें, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट है कमेंट करें मुझे चैट बॉक्स के अंदर, तो उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 101%, नो इशू। आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे प्लीज। ठीक है, ओके, वेरी गुड। जो भी लोग मुझे हार्ट भेज रहे हैं उन सभी को थैंक यू, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, जो भी न्यू ज्वाइन आ रहा है वो सब सब्सक्राइब कर दे। ओके, ताली हजारिका, क्या नाम है भाई आपका, हजारिका, ये क्या है, तराली हजारिका, वेरी गुड। प्लीज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भाई, आप सभी का स्वागत है जो भी नए लोग आए। एक बार ये भी बता दें कि आप सब लोग कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया में किस जगह से देख रहे हैं। ओके, रफेज, यस रफेज मतलब फाइबर्स की तरह होते हैं। ठीक है, रफेज भी एक हमारा फूड न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये भी हमारा एक फूड न्यूट्रिएंट्स है। जैसे फाइबर्स होते हैं उसी तरीके से रफेज होते हैं, बहुत छोटा होता है, बहुत थिन होता है। ठीक है, धागे जैसा, थ्रेड जैसा होता है, लाइक थ्रेड जैसा। ठीक है, ओके, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उस टाइप की चीज होती है रफेज, वो फूड आइटम में मिलती है। ओके, पटना से देख रहे हो, वेरी गुड। रॉक स्टार गेमिंग, आप पटना से हो। आई एम फ्रॉम बिहार, वेरी गुड। बिहार पटना के लोग ज्यादा हैं भैया, वेरी गुड, आप सभी का थैंक यू। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ भैया ना, और आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि भाई न्यूट्रिशन, देखो हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब न्यूट्रिशन के बेस पर अगर हम देखें तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कंटिन्यू करेंगे। जितने भी लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बार बार बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आज, बिल्कुल भी एक भी टॉपिक इसका स्किप नहीं करने वाले, बड़ा मजा आएगा कंप्लीट लाइव में, तो आप जुड़े रहें। खाना पीना खा के बैठे सब लोग भाई, पानी वानी भी पी लेना, बोतल रख के बैठना, और साथ में आप लोग नोट्स भी बनाए, पेन पेपर लेके बैठे। ओके, लाइव प्रोसेस क्या है, लाइव प्रोसेस बेटा मैं अभी वापस से एक बार देखो रिपीटेड समझा देता हूँ। एक बार फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, आप थोड़ा लेट जो हुए इसलिए नहीं समझ में आया। व्हाट इज लाइव प्रोसेस, देखो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया लाइव प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जो कि हमारे लिए इसेंशियल होती है बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइवल के लिए, वो सारी की सारी प्रोसेस हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि खाना खाना एक प्रोसेस है और वो हमारे लिए जरूरी है, खाना नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी भी फंक्शन नहीं करेगी, तो वो आपकी लाइफ प्रोसेस होती है। ऐसी सभी प्रोसेस लाइक चाहे वो हमारा ईटिंग हो, चाहे हमारा न्यूट्रिशन हो, चाहे हमारा रिप्रोडक्शन हो, सब चीजें आपकी लाइफ प्रोसेस में कंटेन हम करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जो भी चीज आपकी स्किप हो रही है उसको आप एक बार रिपीटेड रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर, तो वहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि भाई क्या सारे जितने भी हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सबका खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है, तो क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से न्यूट्रिशन थोड़ी लेते हैं भाई, उनका तरीका अलग अलग है। लाइक प्लांट जो होते हैं उनको खाना खिलाने कौन जाता है भाई, आप में से कोई जाता है क्या प्लांट को खाना खिलाने? नहीं ना, तो प्लांट को हम खाना नहीं खिला सकते हैं, ठीक है।
और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका भी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। तो उस बिहेव पर जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो दो टाइप का होता है, मतलब कि एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है आपका, सेकंड होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के दोनों मेथडों में हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के थ्रू जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका फूड आइटम कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना खाना खाते हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स। ओके, वेरी गुड। इन 2027 इज हार्ड, नहीं भाई मोहित, कुछ भी हार्ड नहीं है। 2027 में कुछ हार्ड नहीं आने वाला, पेपर एवरी ईयर अच्छा ही रहेगा। सिलेबस हमारा कितना सा है यार, 13 चैप्टर सारे हैं भाई, इसमें क्या हार्ड आने वाला है, बहुत इजी पेपर रहेगा, नो टेंशन रहो आप लोग। मैं बैठा हूं ना आपके लिए यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, रिस्पांस दिखाओ, साइंस तो बिल्कुल एकदम इन्फ्लुएंट हो जाएगी, 100 आ जाएंगे आपके, नो इशू यार। बट मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको। देखो भाई, लेजीनेस को छोड़ो और टाइम टू टाइम आप चीजों को समझते जाओगे, चीजें आसान हो जाएंगी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है मोहित, आपको समझ में आया। उसके बाद देखो, अब होता क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ऑटोमेटिक मतलब समझ में आता होगा ना, तो ऑटो का मतलब खुद का खाना खुद बनाना, ठीक है ना, ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं अपना खुद का खाना खुद। तो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉप मीन्स कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। बाय यूजिंग, अब अच्छा किस चीज से बनाते हैं, तो बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट का यूज करेंगे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सभी चीजों का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अंशराज, अंशराज आप कहाँ से हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया आप सभी ने, फटाफट से बताओ भाई। पटना बिहार वाले जो भी बंदे यहाँ आए भाई, ओके, आपकी लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती है, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, बिहारी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज में नहीं जानता हूँ, बट फिर भी आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। अब हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप का एक एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, इसीलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉप बोला जाता है। यानी कि आपको एक चीज समझनी है कि जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कितने टाइप के हैं भाई, ऑटोट्रॉप्स होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहला होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स, ओके, और दूसरा होता है आपका बी वाला, वो है आपका कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है, ओके, तो वो होता है कीमो ऑटोट्रॉप। तो फोटो ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है, तो फोटो ऑटोट्रॉप का जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स इस चीज का एग्जांपल हो जाएंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इस चीज का एग्जांपल हो जाएंगे। और कीमो ऑटोट्रॉप का जो एग्जांपल है वो है आपका कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गाई वगैरह, इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स हैं जो कीमोटोट्रॉप हो सकते हैं, ओके। तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, केमिकल का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको कीमोटोट्रॉप बोला जाता है। और ये जो सनलाइट का, यानी फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट एनर्जी का अगर यूज करते हैं तो उनको हम फोटोट्रॉप बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स तो सनलाइट का यूज करते हैं, इसलिए इनको हम फोटोट्रॉप बोलेंगे। और कुछ केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया जो केमिकल का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, इसलिए उनको कीमोटोट्रॉप बोला जाता है। तो ऑटोट्रॉप का मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप बोलते हैं उनको, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए और आपके कुछ बैक्टीरिया हो गए। अब प्लांट्स आपके फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और जो आपके कीमोटोट्रॉप्स हैं वो आपके केमिकल से प्रोड्यूस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। आप एक बार अगर रेगुलर आपको चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि रोज आपकी लाइव सेशन अटेंड करें, तो उसके लिए मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको सभी लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां पर आपका अपडेट मिलता रहे, ओके। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अगर आप नाम बताना चाहोगे, नाम पूछना चाहोगे, तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉप्स का, ठीक है, ओके। तो साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा। कैक्टस इज पैरासाइटिक, यस, कैक्टस पैरासाइटिक होता है, यस। हम देखेंगे पैरासाइट अभी थोड़ी देर बाद में आने वाला है, अभी आपके सामने पैरासाइट एग्जांपल्स। तो पैरासाइट को भी अपन देख लेंगे। कैक्टस जो होता है पैरासाइट होता है, यस। दे मेक्स फूड ऑन, यस, वेरी गुड मोहित, आपको पता है यार, ठीक है। इट इज एन एल्गा, नो,
कैक्टस आपका एल्गाई नहीं होता है भाई, नो। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स की बात करें, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो देखो व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, आपका नाम क्या है? यस, यस नाम है क्या आपका भाई, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं? अगर आप जो भी नए बच्चे आए हैं वो सभी लोग एक बार फटाफट से ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ऑटोट्रॉप था उसका जस्ट अपोजिट होता है हेटरोट्रॉप, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, तो देखो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस which are not able to make their food and directly or indirectly depends on food or other called heterotrophs and nutrition method is known as heterotropic nutrition. Yes, very good. कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम हेटरोट्रॉप्स या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ह्यूमंस, अमीबा। ह्यूमंस की बात करें तो अब आपका एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर हम ह्यूमंस तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, हमारी मम्मा खाना बनाती है हमारे घर में, है ना। तो मम्मा खाना बनाती है, जो वो खाना बनाती नहीं है भाई, वो खाने को पका के दे रही है हमें, ठीक है ना। जो भी हम फूड आइटम यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो हम पका के खा रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं उसको। हम बोल देते हैं कुकिंग को कि खाना बनाना, लेकिन वो हमारा बनाने का प्रोसेस नहीं है। एक्चुअल में जो भी उसका इंग्रेडिएंट है, जो भी उसका सोर्स है, मटेरियल है, वो हमें प्लांट से मिलता है। तो अगर प्लांट नहीं होगा तो ह्यूमन अपना खाना कैसे खा पाएगा भाई। तो इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हुए, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसीलिए हम आते हैं हेटरोट्रॉप्स के अंदर और हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। आई होप कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आपको समझ में आया होगा। यस मोहित, अमीबा, अमीबा के बारे में बोल रहे हो, अमीबा यस हेटरोट्रॉपिक होता है। अब हमारा जो आप बोल रहे हो यस, वो आपका टॉपिक आ चुका है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन सॉरी, ठीक है। तो देखो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर तीन टाइप के हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहला होता है आपके सैप्रोफाइट्स, दूसरे होते हैं आपके पैरासाइट्स और तीसरे होते हैं आपके होलोजोइक, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टाइप के आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले हो सकते हैं, ठीक है। इसी बिहे पर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो सैप्रोफाइट क्या होते हैं, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितने भी आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं किससे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डिकेइंग क्या होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं। तो उन डेड और डिकेइंग बॉडीज से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपना ऑब्टेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम सैप्रोफाइट्स, यानी कि वो दूसरों की बॉडी में रहते हैं भाई, उनको डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हमारे घर में कोई भी चीज खराब हो जाती है, कोई फ्रूट हमारा खराब हो गया, उस फ्रूट को क्या कर देते हैं, हम फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद में अगर हमने उस फ्रूट को फेंक दिया, भाई अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो आपको समझना पड़ेगा टॉपिक, ठीक है। तो अगर कोई फ्रूट है वो हमारा खराब हो चुका है, रेंसिड हो चुका है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में उस फूड आइटम को, अगर उस फ्रूट को हम 15 दिन या 20 दिन या महीने भर बाद में ढूंढने जाएंगे जिस जगह पर अपन ने फेंका है, तो क्या वो हमें वहीं मिलेगा, क्या वो वहां पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उस फूड को कौन खा गया, उसको सैप्रोफाइट्स खा गए भाई। वो जो सैप्रोफाइट्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। उसको पहले तो छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स में उसको क्या कर देते हैं, वो पहले ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद में उसको एब्जॉर्ब करने लायक बना लेते हैं और उसके बाद में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली। अब देखो, अब आपको छोटी सी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी लोग लाइव में अटेंड कर रहे हैं उससे उनसे, कि जो आपके आपके जो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो उनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है या बाहर होता है। मुझे इतना सा बताएं, जितने भी सैप्रोफाइट्स हैं उनके अंदर जो डाइजेशन है वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल डाइजेशन होता है, बताएं प्लीज एक बार, कि बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ठीक है। रेंसिडिटी ऑकर्स व्हेन फूड आइटम्स कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, वेरी गुड यार, आप तो पूरा प्रिपेयर होके आए हो कंप्लीटली यार, हाँ ठीक है, आपने पूरी प्रिपेरेशन कर रखी है भाई। ओके, एक्सटर्नल होता है, यस मोहित ने भी बता दिया, यस ने भी बता दिया कि जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एक्सटर्नल हो रखा है। एक्सटर्नल क्यों है,
क्योंकि भाई वो अंदर खाने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पार्टिकल्स। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब है कि फूड आइटम को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना। तो जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने की जो प्रोसेस है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो बॉडी से बाहर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। इसीलिए इनके अंदर इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डाइजेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जो कि सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। व्हाट इज पैरासाइट्स? तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि ऑब्टेन करते हैं अपना फूड किससे? अदर ऑर्गेनिज्म से, विदाउट किलिंग देम। यानी कि ये क्या करते हैं, ये किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, वहां पर लिव करेंगे, रहेंगे उसकी बॉडी पर। उस बॉडी को बोलेंगे अपन होस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पर, होस्ट का मतलब जिसकी बॉडी पर वो रह रहे हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे होस्ट होते हैं। तो होस्ट की बॉडी पर वो लिव करते हैं, रहते हैं, और उनकी बॉडी पर रहने के बाद में उनको मरने भी नहीं देते और उनसे अपना फूड आइटम ऑब्टेन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मॉस्किटो की अगर बात करें, तो मॉस्किटो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के ऊपर आएगा, हमारी बॉडी पर बैठेगा, रहेगा, और हमारा जो ब्लड है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड को इन दी फॉर्म ऑफ फूड वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। तो मॉस्किटो क्या कर रहा है, हम मॉस्किटो के लिए जो हमारी बॉडी हुई वो किस टाइप की हुई, वो हुई हमारी होस्ट बॉडी, ठीक है ना। तो मॉस्किटो एक एग्जांपल हो सकता है पैरासाइट का, यानी कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारे के सारे, और होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, होस्ट को डैमेज नहीं करते, मरने भी नहीं देते हैं, लेकिन उनसे अपना फूड आइटम ऑब्टेन कर लेते हैं भाई, ठीक है। लाइक टैप वॉर्म भी हो सकते हैं। टैप वॉर्म कहाँ मिलते हैं, कोई बताएगा मुझे टैप वॉर्म होते क्या है? ठीक है, यस ने पूछा है, दे एंटर इन होस्ट बॉडी एंड देन दे बिकम एक्टिव, दे विल वायरस आर नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। नहीं, ये जो है अपने ये वायरस का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड नहीं मान सकते हम, वायरस को हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि वायरस का अलग कॉन्सेप्ट। अगर बात करें मॉस्किटो की, तो देखो मॉस्किटो जो लार्वा हमारी बॉडी में एंटर करवाता है, तो वहां पर वायरस तो प्रेजेंट होता है, तभी तो हमें मलेरिया होता है ना। तो वायरस तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, तो जरूरी नहीं है कि हर पैरासाइट वायरस ही कॉज करता है, ठीक है ना। तो हर पैरासाइट वायरस नहीं भेज सकता, कुछ पैरासाइट जो ऐसे भी होते हैं, हाँ हमारी बॉडी में रहेंगे जरूर। जैसे कि टैप वॉर्म की अगर हम बात करें, तो टैप वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी रहता है ये। अब इंटेस्टाइन में रह के क्या करेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा हमारी बॉडी में, और अंदर रहकर भी ये ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी के अंदर रहकर करता है, जिससे हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है, जिसको हम पेट के कीड़े भी बोल सकते हैं। तो टैप वॉर्म क्या है, हमारा पेट का कीड़ा है एक तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो वायरस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन नहीं जोड़ सकते हैं, यस ठीक है। हमारा थर्ड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है, तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, इसमें सॉलिड भी लेंगे और लिक्विड भी लेंगे, दोनों टाइप का फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लस सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है होलोजोइक की, कि होलोजोइक के पास में भाई बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड, इनके पास क्या मिलेगा, इनके पास वेल डेवलप्ड एक बॉडी सिस्टम मिलेगा, इसके पास पर्टिकुलर ऑर्गन मिलेंगे और एक कंप्लीट बॉडी मिलेगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है इनके पास में, जिसके अंदर इनका जो फूड है वो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले इनको इंजेक्शन करना पड़ता है, यानी कि फूड को इंटेक करना पड़ता है, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एसिमिलेशन करेंगे, फिर इजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो की तरह सिर्फ ब्लड को एब्जॉर्ब किया, थोड़ी देर में वो डाइजेस्ट हुआ के फिनिश कर दिया उसने, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अंदर पूरी की पूरी जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होती है। प्लस इनके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम होते हैं और बहुत सारे वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं इनके पास में, और कंप्लीट प्रोसेस होती है इसकी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स ये फॉलो करते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो, एक कंप्लीट बॉडी सिस्टम हो, वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे होलोजोइक। लाइक एनिमल हुआ और ह्यूमन बींग्स हुआ, हमारी जो बॉडी है हम भी होलोजोइक है, ठीक है ना। अब जैसे कि मोहित थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ड्रिंक और ब्लड, ड्रिंक नहीं करते हैं भाई, ब्लड को ड्रिंक कौन करता है यार, एब्जॉर्ब करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे वो, ठीक है। ब्लड को ड्रिंक नहीं करते, पीते नहीं है वो। हाँ आप बोल सकते हो ड्रिंक यानी पीना होता है, तो आपने उस हिंदी वर्ड के ऊपर चले गए आप, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में, ठीक है। आई होप की टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर है, व्हाट इज सैप्रोफाइट्स, व्हाट इज पैरासाइटिक, व्हाट इज होलोजोइक, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे प्लांट का ऑपरेशन करके, यस ठीक है, प्लांट के अंदर क्या हो सकता है, इंटरनल डाइजेशन। हाँ होलोजोइक जो होते हैं उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस इंटरनल होता है,
पैरासाइट के अंदर भी डाइजेशन का प्रोसेस इंटरनल होता है, ठीक है। सिर्फ सैप्रोफाइट एकमात्र ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, बाकी पैरासाइट और होलोजोइक दोनों के दोनों आपका इंटरनल डाइजेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। तो जो प्लांट्स होते हैं आपके वो क्या करते हैं आपकी, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। ये जो फोटोसिंथेसिस को 6 क्लास से स्टार्ट करके अपन 7th 8th 9th बहुत सी हर जगह पर अपन डिस्कस करते हैं साइंस के अंदर कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड और भी सनलाइट वगैरह का यूज करके इसको क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज C6H12O6 की फॉर्म में। ये क्या है आपका, ये है आपका ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसमें अगर ये फूड आइटम को बना देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी साइट क्या है, वो होती है क्लोरोफिल के ऊपर, और किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। शॉर्टकट सी भाषा में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं कौन सी प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से सब्सटेंस या मटेरियल यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो देखो मटेरियल क्या यूज लेते हैं हम, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हम यूज करेंगे वाटर को, तीसरा हम यूज करेंगे सनलाइट को, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई लोकेशन बताओ, तो फोर्थ है कि ये जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल के ऊपर। अब आप पूछोगे कि सर ये क्लोरोफिल होता कहाँ पर है, तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्लोरोफिल हमारी जो प्लांट होता है उसके अंदर कहाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप देखोगे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन, ठीक है। कि आपसे कई बार 1 मार्क्स में MCQ में क्या पूछ ले जाता है, आपसे पूछ ले जा सकता है कि भाई फोटोसिंथेसिस की आप केमिकल रिएक्शन को बताओ, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन समझाओ आप, तो केमिकल रिएक्शन को आप बताना पड़ेगा उसके अंदर क्या ले रहे हो, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पर अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वहां से बनेगा C6H12O6 जो कि है आपका ग्लूकोज, और साथ में रिलीज होगी ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है आपकी, और साथ में बनेगा वाटर। वाटर जो है आपका एक्सेस अमाउंट में बनेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो एनवायरमेंट में इवेपोरेट हो जाएगा, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम लोग उसको यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनता है, ये भी हमें वहां से पता चल रहा है, ठीक है। ओके, यस ने बताया कि दे टेक सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स, इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। वेरी गुड यार, यस आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई, अगर आप मेरे सामने होते मैं आपको जरूर डायरी मिल्क देता मेरी साइड से प्लीज, क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यार ऑलरेडी। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस वेरी गुड यार, आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आपको सब पता है यार ऑलरेडी। ओके, ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर रेगुलर लाइव अटेंड करें तो भाई मजा आ जाए लाइव में यार, क्या कहना, ठीक है। वेरी गुड यार, आपका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें यस यार, आपको ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं प्लीज, सेशन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, आप एक बार एक बटन दबा दें प्लीज, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला आपका, अगर आप बटन दबा दोगे तो नो इशू, बट मेरा थोड़ा फायदा हो सकता है, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। माई टेस्ट इज कमिंग, आपका टेस्ट है, ओके वेरी गुड। आप कहाँ से बिलोंग करते हो भाई, बिहार से हो क्या आप भी, कहाँ से हो आप, यस एक बार मुझे बताएं प्लीज एक बार, तब तक के लिए मैं आप एक बार थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो रहा हूं तो थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप मुझे बताएं फटाफट से कि आप कहां से हो। ओके, हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, लखनऊ, वेरी गुड यार, आप लखनऊ से हो, अच्छी बात है। तो घुमा कब रहे हो मुझे लखनऊ, बुला नहीं रहे क्या भाई आप, भाई मैं भी चाहता हूँ कि लखनऊ आऊँ और घूमूं, बहुत अच्छा सुना है, ठीक है। हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। अब हम प्लांट्स की अगर बात करें, न्यूट्रिशन इन प्लांट हम देख ही रहे थे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स आपसे बोर्ड की एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस के आप स्टेप्स समझाओ या उसकी मैकेनिज्म समझाओ कि भाई फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस हमारी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला काम होता है जो क्लोरोफिल होता है ना, वो क्या करता है, वो जो क्लोरोफिल होता है वो आपका करता है एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, तो जो ग्रीन पार्ट है सन लीफ के अंदर वो लाइट का, यानी कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, ये जो लीव है
जो लीफ होती है, लीव्स होती हैं, वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे क्योंकि लीव्स के अंदर मिलता है आपको क्लोरोफिल। तो जो आपका क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये जो लाइट एनर्जी है वो क्या करेगी, वो लाइट एनर्जी यूज करेगी स्प्लिट करने के लिए वाटर को। तो ये जो वाटर है इसको स्प्लिट कर देगी किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट कर देगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है ये रिडक्शन करेगा किसका, रिडक्शन करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज रिडक्शन तो आप उसकी जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ यार, है ना। तो चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कवर्ड है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे आप रिडक्शन, ठीक है ना। तो रेड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कौन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन उसको रेड्यूस करेगा और रेड्यूस करने के बाद में वहां से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, टिपिकली ग्लूकोज बनने वाला है वहां से, ठीक है ना। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो भी पूछा जा सकता है, तो ये होता है C6H12O6, ओके, ये फॉर्मूला था। तो आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहला स्टेप है कि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा स्टेप है कि वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, प्लस जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेगा, रिडक्शन होने के बाद में वहां से बनेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो फिर इस तरीके से अपने को ग्लूकोज मिलेगा, साथ में मिलेगा हमें ऑक्सीजन, और उसके साथ में मिलेगा हमें वाटर। जो वाटर है वो तो इवेपरेट हो जाएगा एनवायरमेंट में, और ऑक्सीजन को हम एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो अपन लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। वो ऑक्सीजन मिलती कहाँ से, हमें प्लांट से मिलती है। तो प्लांट से कहाँ से मिलती है, वो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग रिलीज हो रही है भाई, ठीक है ना। तो आई होप की स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आए होंगे। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, यस रिडक्शन बिल्कुल आप सही बता रहे हो। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे तो आप फिर और डिटेल में जाओगे तो रिडक्शन का मतलब 3 चीजें होती हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है भाई, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम रिडक्शन ही बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें क्या यूज लेना है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, वो होती है क्लोरोफिल पर। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि यार क्लोरोफिल होता कहाँ पर है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक हमें कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक प्लांट की लीफ का ऑपरेशन करके, ठीक है ना। ऑपरेट करना आप सीख जाओगे, अभी ऑपरेशन करना सीख गए ना भाई, क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो कम से कम थोड़े बहुत डॉक्टर तो बनो आप लोग, है ना। तो हम देखते हैं किसी एक प्लांट लीफ का ऑपरेशन करके। तो प्लांट लीफ को हमने इसका इस तरीके से यहाँ से एक छोटा सा व्यू लिया, उसको जूम किया, और जूम करने के बाद में देखा कि यहाँ पर आपके पास अपर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, एपिडर्मिस एक लेयर होती है जैसे कि हमारी बॉडी में भी मिलती है जो है ना, ठीक है। तो हमारी जो स्किन है, अपर स्किन है, उसको हम हमारी एपिडर्मिस बोलते हैं। सेम टू सेम प्लांट्स के अंदर होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर है उसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर ये गार्ड सेल्स मिलेंगी, और बीच में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, इसको बोलेंगे अपन क्लोरोप्लास्ट। ये दिख रहा होगा आपको क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका, ये पिगमेंटेड पार्ट है, यानी कि ग्रीन कलर का क्यों होता है। हमारा जो लीफ है, प्लांट की लीफ है, वो ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर रहता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्यों होती है, क्योंकि इनके पास स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, फाउंड करते हैं प्लांट सेल के अंदर, जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। तो भाई जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना छोटा सा, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का जो ये पिगमेंट दिख रहा है ना, ये पिगमेंट क्या है आपका, ये पिगमेंट है क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोफिल की वजह से ही आपका ग्रीन दिखता है, इसी वजह से जो आपकी लीफ है वो कैसे रहती है, ग्रीन कलर की रहती है, ठीक है ना। तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम ये क्लोरोफिल ही करता है। और क्लोरोफिल कहाँ है वो आपको पता चल गया, ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल को कौन कंटेन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल का, जो क्या करता है, ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को। और एक क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ के कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ठीक है ना। तो देखो अब हमने ये जो डायग्राम पढ़ा, ये डायग्राम किसका है, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का। तो ये जो डायग्राम है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायग्राम भी आ सकता है, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो यार, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के अंदर डायग्राम बनाना भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी आपका आ सकता है। मेसोफिल सेल्स आर
सेल्स टू अबेंडेंट क्लोरोप्लास्ट। यस वेरी गुड यार, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है यार आपसे बात करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो। अब हम देखेंगे कुछ होलोजोइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइक हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि भाई अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, हम बात करें अमीबा की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है अमीबा के अंदर? अमीबा के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर बात करें द एंटायर प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू द बॉडी सरफेस, तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है बॉडी सरफेस के थ्रू मेंटेन होती है, और इसके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलेंगे सूडोपोडिया। ठीक है ना, तो बॉडी सरफेस यानी बॉडी के ऊपर इस तरीके से कुछ ऑर्गन्स होते हैं उभरे हुए हिस्से को, मतलब थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, थोड़ा बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं अपन। ठीक है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, तो ये ध्यान रखना है, इसको गलत मत करके आना भाई। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई अमीबा के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिशन लिया जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस। तो ध्यान रखना है कि अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के बिहेव पर होलोजोइक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को इनटेक करता है। सूडोपोडिया क्या बोलते हैं? तो ये जो बॉडी है इसके अंदर जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बॉडी पे जो डिसबैलेंस्ड आपको सरफेस दिख रही है, उसी को बोलते हैं अपन सूडोपोडिया। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पर सूडोपोडिया बने हुए, ये जो आपके ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर निकला हुआ है, ये है, ये है, ये सारी चीजें क्या है आपकी? ये है आपकी सारी की सारी सूडोपोडिया। यानी कि एक अमीबा होता है इस तरीके से, अमीबा की जो बॉडी होती है उसके अंदर जैसे ये यहाँ पर निकला हुआ है, ये यहाँ पर निकला हुआ है, ये यहाँ पर निकला हुआ है, तो ऐसे जो आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा जो दिख रहा है, थोड़ा उभरा हुआ जो पोर्शन है उसको बोलते हैं अपन, उसको ही बोलेंगे अपन सूडोपोडिया। ठीक है, वो क्या है आपका? वो है आपका सूडोपोडिया। गॉट इट? तो ये जो सूडोपोडिया है इसकी हेल्प से इंटेक करेगा, और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस का नाम है। इसके अंदर 5 क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं कंप्लीटली, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखने वाले हैं। देखो थोड़ा सा इस डायग्राम को भी समझ लो एक बार, कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये क्या करता है, सूडोपोडिया को क्या करता है, ये फूड जो भी फूड आइटम जिसको इंटेक करना था उसको टारगेट करता है पहले, और टारगेट करने के बाद में उसके पास में पहुंचेगा, और पास में पहुंचने के बाद ये जो सूडोपोडिया है इनकी शेप को चेंज कर लेता है, और चेंज करने के बाद में ये इस तरीके से एक फूड वैक्यूल बना लेता है यहाँ पर। ठीक है, ये फूड वैक्यूल बना ली और उस फूड आइटम को उसमें कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद में इस फूड को यहाँ से बिल्कुल सूडोपोडिया को कांटेक्ट में लेके पैक कर लेगा। अब ये जो आपका फूड आइटम है वो कहाँ पहुंच गया? वो वैक्यूल के अंदर पहुंच गया। वैक्यूल के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, वो क्या कर देते हैं? इस फूड को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल बना लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर डिफ्यूजन की हेल्प से क्या हो जाता है? ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर देते हैं? बॉडी सरफेस की हेल्प से एलिमिनेट कर देते हैं। जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप्स हैं वो है आपका, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेक्ट होगा, मतलब कि इजेक्शन होगा। ठीक है, एक एक प्रोसेस को अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ओके। देन दे फॉर्म फूड वैक्यूल कैप्चरिंग फूड, वेरी गुड। फॉल्स फिट होते हैं, यस फॉल्स फिट होते हैं सूडोपोडिया, यस वेरी गुड। इन्हीं से क्या करता है? मूव करता है, इसलिए उनको फॉल्स फिट बोलते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट भी सूडोपोडिया की हेल्प से होता है, और फूड का इंटेक भी ये सूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं, इसलिए उनको फॉल्स फिट बोल दिया जाता है। शाबाश, ठीक है। ये जो यस आप आंसर कर रहे हो, क्या आप सीबीएसई बोर्ड से हो क्या भाई? आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई से हो? ठीक है सर, आई हैव डाउट सर इन ग्लूकोज C6H12O6 सर, वाई वी टेक O6 प्योर वैलेंसी ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ऑक्सीजन, तो हम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 6 क्यों लेते हैं भाई? ऑक्सीजन 6 लेने का अलग कॉन्सेप्ट है यार, ये अब मैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल तो नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी आपको सभी को पता है कि कार्बन कितने हमारे 6 हैं, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन बनाता है 6 बॉन्ड्स ऐसे, तो इस तरीके से कार्बन कार्बन जुड़े रहते हैं पूरे के पूरे। चैप्टर नंबर 4 में सीखा भी होगा आपने, तो ऐसे कार्बन जुड़े रहते हैं 6 कार्बन। ठीक है, ये 6 कार्बन हो जाएंगे आपके इस तरीके से, और फिर उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो 6 होते हैं, तो वो जितने भी ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं? वो कार्बन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे, और बची हुई वैलेंसियों के ऊपर एक एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद में जितनी भी वैलेंसी बची वहां पर क्या जुड़ जाएगा? वहां पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है आपका अभी यहाँ का नहीं है, अभी मैं आपको डिटेल में कैसे समझाऊं इस चीज को। ठीक है, तो इस चीज को आपको अभी डिटेल नहीं बता सकता, थोड़ा सा भी आप इस चैप्टर को कॉम्प्रोमाइज करें। डिटेल समझना है कार्बन वगैरह की, तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 को देखें और वैलेंसी वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ के आए एक बार। वैलेंसी के लिए आपको पूरी केमिस्ट्री की कंप्लीट सिलेबस मैंने चैनल पर डाल रखा है, तो वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन 6 क्यों लेते हैं? पूरा बैलेंसिंग का पार्ट है भैया ना, कंप्लीट बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनता है
तो केमिकल फॉर्मूला हमेशा आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि दो रूल होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ और केमिकल कॉम्बिनेशन में उसका क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कि फिक्स रेशियो होता है। तो भाई कार्बन हमारा 6 लेंगे, ऑक्सीजन हमारा 6 लेंगे, हाइड्रोजन हमारा 12 लेंगे। इसका क्या होता है, ये एक फिक्स रेशो होता है। तो ये रेशो हमको फिक्स रखना पड़ता है, 6:12:6, ये हमारा एक फिक्स रेशो होता है। ये आपको बताता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। तो वहां से आपको ये चीज समझ में आएगी, आई होप। ठीक है, सॉरी सर फॉर आस्किंग अनदर चैप्टर डाउट, ओके नो इशू। आप जहां से भी हो एक बार अपना नाम बताएं और वो बताएं। सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है यार, आप सब लोग यहाँ पर सीखने आए हो ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख रहे हो भाई। लेकिन अभी क्या है कि डिस्कस नहीं कर सकते बीच में, टॉपिक अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वरना मैं समझा देता आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक। ऐसा नहीं है यार, मैं उस टाइप से नहीं करता हूँ कि भाई आपको डाउट क्लियर नहीं करूँ। भाई अपना लाइव है यार, डाउट सीखने के लिए आए, हम साइंस का ही टॉपिक है, आपने अलग तो कुछ नहीं पूछा ना। आप अपना नाम बताएं, नॉट इशू यार। ठीक है भाई, सॉरी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप सभी लोग आप मेरे से जुड़ चुके हो, हम लोग जान पहचान वाले हैं। और जब भी आपकी जान पहचान हो चुकी होती है तो वहां पर थैंक्स और सॉरी नहीं बोला जा सकता बिल्कुल भी। हम समझते हैं अमीबा के अंदर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को। सबसे पहला स्टेप है हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया का मतलब, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना, यानी कि फूड को अंदर एंटर करवाना। तो हम सबसे पहले इंजेशन करेंगे। इंजेशन का मतलब अंदर हमने सूडोपोडिया के हेल्प से उसको इनटेक कर लिया, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो होगा फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो फूड वैक्यूल बनेगी, फूड वैक्यूल के अंदर हमके डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे। वहां पर एंजाइम्स होते हैं और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें बना देते हैं, ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। उसके बाद में वो फूड आराम से, अब जो सिंपल सब्सटेंस आपका बन चुका है वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होती है वो होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि जो आपका एक अमीबा होता है उसकी बॉडी में एक जो ये फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या रहेगा भाई, यहाँ पर अभी अभी फूड डाइजेस्ट हुआ है तो यहाँ पर फूड का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जो बॉडी है उसके अंदर फूड का कंसंट्रेशन कैसा है, उसका कंसंट्रेशन कम है। तो फूड आइटम, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस कहां से कहां मूव करे, हाई कंसंट्रेशन से अगर वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ये जो आपका फूड आइटम है जो भी आपका डाइजेस्ट हो चुका है वो क्या होगा, वो इस फूड वैक्यूल से जहां पर कंसंट्रेशन हाई है वहां से लो कंसंट्रेशन यानी कि बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेंगे। इसलिए बोल दिया कि भाई जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि अमीबा जो है इस फूड को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा एनर्जी बनाने के लिए। यानी कि भाई फूड को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाते हैं ना। सर क्लास का टाइम बता दो, मैं भाई आपको देखो व्हाट्सएप का एक लिंक डाल रहा हूँ प्लीज, है ना। एक बार क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको एक बार अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल देता हूँ, एक बार ज्वाइन कर लें। उसमें कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसको ज्वाइन कर लेंगे आप। तो ज्वाइन करने के बाद होगा क्या कि इससे आपको रेगुलर जो लाइव क्लास होती है मेरी, उसका जो टाइमिंग है ना वो पता चल जाएगा। क्योंकि रोज का टाइम फिक्स नहीं है यार, देखो लाइफ बहुत बिजी है। मैं ऑफलाइन सेंटर भी चलाता हूँ, स्कूल भी करता हूँ भाई, ऑफलाइन स्कूल्स भी ज्वाइन कर रखी हैं, मेरी कोचिंग सेंटर भी चलता है। तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, उस वजह से ना रेगुलर लाइव का अलग अलग टाइमिंग्स है। वेरी गुड, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हमारे लाइव का टाइम कंटिन्यू रहता है, मैं सारे चैप्टर डाल देता हूँ तो लाइव करेंगे हम कंटिन्यू। अब एसिमिलेशन का क्या मतलब है, एसिमिलेशन का मतलब है कि जो फूड आइटम आपने एब्जॉर्ब किया है उसको आपको एनर्जी बनाना है। एनर्जी बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। अब भाई एनर्जी बना ली और उस एनर्जी से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म भी कर लिया, अमीबा में अपनी एक्टिविटी कर ली सारी की सारी। उसके बाद में वो क्या करेगा भाई, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, उसका क्या करेगा, वो करेगा इजेशन। अब इजेशन के लिए इसके पास अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इजेशन के लिए इसके पास कोई भी अलग से ऑर्गन नहीं है। कहां से करेगा फिर, तो इजेशन करेगा ये अपनी बॉडी सरफेस से, यानी कि बॉडी में चारों तरफ से जितने भी बॉडी के अंदर सरफेस है, कंप्लीट सरफेस इजेशन का काम करेगी। तो बॉडी सरफेस की हेल्प से ये क्या कर देता है, जैसे हमारी स्वेटिंग होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर सरफेस होती है, सरफेस पे स्वेटिंग आती है, पसीना आता है, उस तरीके से अमीबा भी अपनी बॉडी सरफेस से उस अनडाइजेस्टेड फूड आइटम को क्या कर देता है, ये उसको इजेक्ट कर देता है, ठीक है। आई होप कि अमीबा के अंदर जितनी भी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई होगी, ओके यस। और आपने अपना नाम नहीं बताया यार भाई, जो भी ये लर्निंग फास्ट 20 करके एक आईडी है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया यार आपने, है ना। और कहाँ से देख रहे हो ये भी नहीं बता रहे हो आप।
एक बार नाम बता दो ताकि मुझे थोड़ा मजा आएगा ना भाई, आपको पता तो चले कि आप लोग इंडिया में कहाँ कहाँ से हो यार। आपकी अगर लोकेशन अच्छी रहे, मैं घूमने भी तो आऊंगा ना, ट्रिप भी तो करवाओगे सर। पैरामीशियम भी है ना, हाँ भाई अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है यार, कुछ भी नहीं स्किप होगा अपना, नो टेंशन रहो। हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। आ गया भाई, स्लाइड देखो आप यार, पैरामीशियम समझ रहे हैं हम, ओके। तो हमारा अगला टॉपिक है पैरामीशियम, गॉट इट। तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है। तो देखो पैरामीशियम ऑल्सो एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि होलोजोइक होता है। अमीबा भी यूनिसेलुलर था, ये ध्यान रखना अपन ना, उसके बारे में बताया नहीं था अपन ने, वो भी यूनिसेलुलर है। तो ये जो पैरामीशियम है ये भी एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इट हैज स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब देखो जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया था, उसी तरीके से इसके अंदर भी इनटेक करने के लिए अलग से ऑर्गन होता है। शिवांश पांडे फ्रॉम दिल्ली, वेरी गुड यार। दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली तो मैं रह के आया हूँ भाई, बहुत टाइम दिल्ली रुका हूँ मैं ना। कहाँ से हो आप दिल्ली में? मैंने दिल्ली के अंदर मैं कहाँ रहा था, मैं रहा था पालम द्वारका, ओके। आप कहाँ से हो? आयशा नाज, वेरी गुड, वेलकम आयशा। सर आई एम फहद, ठीक है आपका नाम फहद है। आई एम ए न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड यार। आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, आपके एंट्री लगवाओ। जैसे आप स्कूल जाते हो, कोचिंग्स में जाते हो, वहां पे आपकी प्रेजेंट होती है ना, आपको एक एंट्री गेट पे थंब लगाना पड़ता है, तब जाके आपकी क्या होती है, यहाँ पे अटेंडेंस लग जाती है, बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है। उसी तरीके से भाई हमारे यहाँ की बायोमेट्रिक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है पोलाइटली मेरी तरफ से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा आप अगर एक बार कर देंगे। पटेल नगर में रहते हो, वेरी गुड यार। पटेल नगर तो मैं ना जाना पहचाना है, कभी गया तो नहीं लेकिन। अब हम देखते हैं पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम हमारा यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और होलोजोइक होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया। जैसे अमीबा में सूडोपोडिया था, यहाँ पर होता है सीलिया, ओके। तो फूड इज इनडाइजेस्टेड, सॉरी इंजेस्टेड यानी कि इनटेक करना, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सीलिया, यानी सीलिया की हेल्प से जो फूड है उसको इंजेक्ट करेंगे फूड वैक्यूल के अंदर। सेम टू सेम इसके अंदर भी 5 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपका इंजेक्ट होगा, ठीक है, इंजेस्टेड होगा, उसके बाद में डाइजेशन होगा, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में एसिमिलेशन होगा और उसके बाद में इजेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी 5 स्टेप वही रहेंगी जो सारी की सारी किस्में होती हैं, जो सारी की सारी होती हैं किसके अंदर, अमीबा के अंदर, ओके। तो ये है आपका, ठीक है। अब बात करें हम फूड की, तो फूड इज इंजेस्टेड किया जाता है किसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से फूड वैक्यूल के अंदर पहुंच गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बात आपको सभी को पता है। तो वहां पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने में। अब उसके बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी बना लेंगे। उस प्रोसेस को एसिमुलेशन बोलेंगे और अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ पे इजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो अमीबा था उसके अंदर तो बॉडी सरफेस की हेल्प से इजेशन हो रहा था, लेकिन पैरामीशियम के अंदर होता है अलग से ऑर्गन, किस चीज के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। कौन सा होता है, एनल पोर्स। तो देखो भाई इसकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर एनल पोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये रहा एनल पोर, ठीक है, इस टाइप से होता है। बॉडी के अंदर बहुत सी जगह बने रहते हैं, अब इसमें तो एक ही बना रखा है डायग्राम में, ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर जिनको बोलेंगे अपन एनल पोर्स, ठीक है ना। तो एनल पोर होते हैं जिनकी हेल्प से क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकालता है, ओके। खुर्जा, फ्रॉम खुर्जा, ओके भाई खुर्जा से हो, वेरी गुड यार। सर हमारे ट्यूशन और स्कूल में चैप्टर फिनिश हो गया, तो फिर आपको आना चाहिए, आप एडवांस में आंसर करो भाई, वेरी गुड यार। अगर आपका चैप्टर फिनिश हो गया तो मुझे फटाफट से बताओ कि आपको क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है क्या। अगर आता है तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करो कि यस सर मुझे आता है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा। पैरामीशियम हो गया भाई, यस। आप कहाँ चले गए शिवांश, आप कहाँ चले गए, कमेंट नहीं कर रहे हो यार, आपने छोड़ दिया क्या लाइव। पटेल नगर, पटेल नगर तो यार देखा हुआ है मेरा। चलो अच्छी बात है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। हम करेंगे डाइजेशन। सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है डाइजेशन की, कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो, ओके, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करते हैं अपन, अगर हम सिंपल फूड पार्टिकल्स में अगर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उस कन्वर्ट करने की यानी कि ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलेंगे अपन डाइजेशन, ओके। अब देखो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, भाई हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ट्रैक होता है, उसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, शॉर्ट में जीआईटी। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी। जीआईटी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है बहुत सी बार कि भाई जीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है इसकी फुल फॉर्म। ओके सर क्वेश्चन पूछ लो, तो क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं तो भाई मुझे इतनी सी बात बता दो कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी स्टार्टिंग कौन से ऑर्गन से होती है और एंड कौन से ऑर्गन पर होता है, फटाफट से बताओ, तब तक मैं फिर आगे माउथ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मुझे बता दो कि जीआईटी किस ऑर्गन से तो स्टार्ट होता है, किस ऑर्गन पे जाके खत्म होता है, ठीक है फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना भाई, आगे भी कंटिन्यू करना है, चैप्टर लेंथी हो जाएगा यार। ओके अब देखो हमारा जो जीआईटी है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसको एक बार डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले। यस माउथ से स्टार्ट होता है लेकिन खत्म कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का समझते हैं अपन डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में अगर देखोगे तो देखो जीआईटी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले आता है आपका माउथ, उसके बाद में आता है आपका ओइसोफेगस यानी कि इसोफेगस, उसके बाद में आता है आपका स्टमक, ठीक है ना, उसके बाद में आता है आपका स्टमक, उसके बाद में आता है आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में आता है आपका रेक्टम और उसके बाद में आता है आपका एनस, ठीक है। और उसके साथ में होती हैं कुछ ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारी वर्क कर रही हैं, तो ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, वो होती है आपका लिवर, और वो होता है आपका गॉल ब्लैडर, और वो होता है आपका पेनक्रियास और सलेवरी ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं। तो देखो यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड तो हमारी माउथ के अंदर मिलेगी, लिवर हमारा यहाँ पर है, गॉल ब्लैडर हमारा यहाँ पर है, पेनक्रियास हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और ये ईसोफेगस है, ये हमारा माउथ है। माउथ के बाद में ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर हमारी आती है ये इंटेस्टाइन, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन तो ये रही, और ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये है आपका रेक्टम और ये है आपका एनस। तो आई होप कि जीआईटी के सारे ऑर्गन्स आपको समझ में आ रहे। देखते हैं हम एक एक ऑर्गन का फंक्शन कि सारे के सारे होते हैं। निर्मला पाटीदार, वेलकम निर्मला पाटीदार। बकल कैविटी, बकल कैविटी होती है भाई, बकल कैविटी माउथ के अंदर होती है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन को, जीआईटी का फर्स्ट ऑर्गन है हमारा माउथ। हम स्टार्ट करते हैं माउथ को। तो माउथ के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच कंटेन मेनी अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं सारे के सारे माउथ के अंदर, ठीक है ना। सर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पाथवे भी है ना, हाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव पाथवे भी होता है। पाथवे का मतलब कि पूरा का पूरा फूड हमारा किस वे से जाता है, तो उसी को तो उस पाथवे को ही तो बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार आप, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल वो पाथवे ही तो है, उस पाथवे को ही तो एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे अपन, ठीक है। जो पाथवे है आपका उस पाथवे को ही बोलते हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। वेरी गुड, ठीक है ना, ऐसा ना जो आपका नाम है, ठीक है, वो जितना भी। निर्मला आपने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया भाई, फटाफट से एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से यार, पोलाइटली, आपको मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, आप सभी बहुत प्यारे स्टूडेंट हो, इंडिया से देख रहे हो जिस भी जगह से, आप प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें यार, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन को। देखो माउथ के अंदर होता है हमारा टीथ एंड टंग, हेल्प करते हैं किसमें, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा के अंदर। अब ये सलाइवा आया कहाँ से भाई, तो सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा को। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और इसका एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को, किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर जो कि है माल्टोज, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसमें किया जाता है, वो कन्वर्ट करने का काम किया जाता है माउथ के अंदर। और कौन करता है, वो उस काम को करता है सलेवरी एमाइलेज। कौन सीक्रेट कर रहा है सलेवरी एमाइलेज को, वो सलेवरी एमाइलेज को सीक्रेट कर रहा है सलेवरी आपकी ग्लैंड, ओके, उसको सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ठीक है ना। तो अब इस सलाइवा को मिक्स कौन कर रहा है, उसको करता है टीथ एंड टंग। वेरी गुड, टंग का दूसरा काम भी है, क्या काम है, इसका काम है टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि टंग का एक और काम है कि टेस्ट ऑफ फूड करता है, ठीक है ना, तो टेस्ट करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है, सलेवरी एमाइलेज होता है। यस वेरी गुड। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। मैं आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भाई, पूरी लाइफ स्पान में, जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ होती है उसके अंदर हमारे क्या ऑलवेज एक ही जैसे टीथ रहते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। टीथ के टाइप किसी ने बताए क्या आपको, टाइप ऑफ टीथ बताओ फटाफट से भाई सभी लोग, कितने टाइप के होते हैं। या सिंपल शुगर बना देता है भाई, माल्टोज बना देता है, वेरी गुड। अब मुझे बताएं टीथ का टाइप,
4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? मे बी 2। अब जो लोग 2 बोल रहे हैं, वैसे तो 2 भी सही हो सकता है, वैसे 4 भी, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। 4 टाइप के हो सकते हैं, यस। कौन कौन से हो सकते हैं? वो होते हैं आपके मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं। टीथ होते हैं 4 टाइप के। अब जिसने 2 बोला है उसका भी आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मे बी कि वो ये सोच रहा हो कि टीथ हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। ये भी तो बताया होगा ना किसी ने कि टेम्परेरी भी होते हैं और कौन होते हैं? परमानेंट होते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी आते हैं बचपन में हमारे, उसके बाद में परमानेंट टीथ के थ्रू वो रिप्लेस हो जाते हैं। टेम्परेरी टीथ तो हमारे टूट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं ना भाई हमारे, और उसके बाद में आ जाते हैं परमानेंट। तो यस, किसी ने अगर 2 बताया है तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेम्परेरी और परमानेंट 2 टाइप के टीथ होते हैं। और अगर किसी ने अगर हमको 4 टाइप बताए तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसने बिल्कुल डिटेल में बता दिया, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हमारे टीथ होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं ग्राइंडिंग का, मिक्सिंग का, टीयरिंग का, कट लगाने का। जो भी फूड आइटम हमने खाया है, जो भी फूड बोल हमने खाया है, उसको क्या करेंगे? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर पाए? उसको स्वेल कर पाए, यानी कि अंदर निगल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ की चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो आपको माउथ का पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सबसे सेकंड वाला ऑर्गन जो है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है भाई? फेरिंग्स का क्या काम है? तो देखो कहाँ होती है, लोकेशन देख लो फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स होता है आपका यहाँ वाला पोर्शन, ठीक है ना। यस, क्रैशिंग करता है, कट डाउन करता है फूड पीसेज को। वेरी गुड यार, आज तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जुड़े हैं यार, सब लोग, सच में यार आई एम वेरी इंप्रेस यार, ठीक है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब आई होप कि किसी ने नहीं किया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, आप लोग है ना, आप लोग वीडियो कंप्लीट देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है यार। सब्सक्राइबर तो बढ़े ही नहीं है भाई, इतने सारे लोग आए हो यार, अभी तक सब्सक्राइबर एक भी नहीं आया क्या? किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, ऐसा मत करो यार प्लीज गाइस, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आप मान लिया करो थोड़ी सी बात यार प्लीज, ठीक है। तो फेरिंग्स, फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो इट इज मेनली हेल्प इन द पासेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। यानी क्या करेगा? ये माउथ से ईसोफेगस में फूड आइटम को क्या करेगा? पास आउट कर देगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है हमारा ईसोफेगस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में पुश करता है किसको? फूड को फॉरवर्ड। कहाँ? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पुश, फूड को पुश कर देता है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपसे यहां से क्वेश्चन 1 नंबर में एमसीक्यू बहुत सी बार पूछा गया है, आपसे पूछा है कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, या फिर ईसोफेगस के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाते हैं। तो वो जो मूवमेंट है, वो है आपका पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये आप ध्यान रखोगे क्या होता है। तो देखो, आपने देखा होगा कि जब हम फूड पार्टिकल को निगलते हैं तो हमारी जो आपका थ्रोट होता है, जो गला होता है, गले के टाइम पर यहाँ पर हमारा जो पूरा पोर्शन है आपको हिलता हुआ नजर आता है, वो अप एंड डाउन मूव करता हुआ नजर आता है। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं अपन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। ओके, तो ईसोफेगस से पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गया आपके स्टमक के अंदर। तो द स्टमक इज ए लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। अब स्टमक कैसा होता है? जे शेप्ड ऑर्गन है भाई। और क्या होता है इसके अंदर? अब स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो होती हैं वॉल ऑफ स्टमक पर प्रेजेंट। और क्या सीक्रेट करेंगी? ये सीक्रेट करेंगी भाई गैस्ट्रिक जूस। ये क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। अब गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलेंगे HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है इसके अंदर म्यूकस, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें मिलती हैं आपको गैस्ट्रिक जूस के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टमक कौन सा जूस सीक्रेट करता है, तो वो है आपका गैस्ट्रिक जूस। आपसे पूछा जाए गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, तो वो होते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। अब ये जो 3 इंग्रेडिएंट है, इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं हम HCl के, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये क्या करता है? ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। क्यों भाई एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा पेप्सिन है वो भाई नवाब है, भाई साहब लोग है ना। तो पेप्सिन कब वर्क करेगा? पेप्सिन जब वर्क करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा भाई, है ना, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं दिया तो ये काम नहीं करेगा, आलसी इंसान है भाई, ठीक है। तो पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक मीडियम के अंदर, और इस एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है हमें HCl। फिर पेप्सिन का क्या काम है? तो पेप्सिन का वर्क है, ये करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो देखो, जिस भी एंजाइम के लास्ट में सीन वर्ड आ जाए, ये जो आपका सीन आ जाए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एनीथिंग, सीन जहां पर भी लिखा हुआ मिले,
तो इसका सीन सेट कर देना आप। सीन का मतलब होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है समझने की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, पेप्सिन हो चाहे ट्रिप्सिन हो चाहे कोई सा भी सीन हो, ठीक है। जितने भी सीन है वो सब प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम आपका क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। उसके बाद बात करें म्यूकस की, भाई म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस क्या करेगा, उस चीज का आंसर आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप सभी लोग मुझे बताएं कि सबने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि जो HCl है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? कौन बताएगा मुझे कि HCl आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है? फटाफट बताएं भाई कि HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट से। प्रोटीन आर कन्वर्टेड पेप्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। पेप्टाइड्स होगा वो, भाई गलत स्पेलिंग लिख दी आपने। पेप्सिन जो है वो इस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्ट्रॉन कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखोगे। HCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई अगर HCl अगर आपको कहीं लेबोरेटरी में मिल गया ना गलती से, तो उसको आप छू मत लेना, क्योंकि ये क्या कर देगा, ये अगर आपने फिंगर से टेस्ट भी कर लिया ना तो फिंगर को मेल्ट कर देगा, इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जब ये इतना डैमेज फुल है तो आपको समझ में आना चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फिर ये हमारे स्टोमक को डैमेज क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भाई हमारे स्टोमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो है म्यूकस। तो आपका जो थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में वो है आपका म्यूकस, जो क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज नहीं कर दे। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर होता है म्यूकस, जो क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वेरी गुड, ठीक है। आई होप की चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। देखो, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये ध्यान रखना। कितना लॉन्ग होता है, तो लेंथ होती है इसकी 6 to 7 मीटर। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सभी के सभी आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं कहाँ पर, ये कंप्लीट डाइजेस्ट होते हैं कहाँ पर, ये होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से कंप्लीट डाइजेशन की जो साइट है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करेगा, कहाँ से क्या होगा इसमें, देखो, तो ये रिसीव करता है सीक्रेशंस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, यानी कि हमारी जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। कुछ ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, तो आपकी 4 ग्लैंड होती हैं। पहला है आपका लिवर, एक होती है आपकी सलेवरी ग्लैंड जो कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका फंक्शन, उसके बाद होती है आपकी पेनक्रियास, और एक होता है आपका गॉल ब्लैडर। ये आपकी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये समझो आप, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, तो ये सारी की सारी अपना सीक्रेशन को कहाँ सीक्रेट करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है लिवर और पेनक्रियाज से अपना सीक्रेशन। क्या रिसीव करेगा, तो लिवर में से क्या सीक्रेट होता है भाई, लिवर सीक्रेट करता है आपका बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है, लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। कौन बताएगा मुझे कि इस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है भाई, मुझे ये बताओ कि बाइल जूस को स्टोर कौन करता है। When HCl release much acid and it makes acidity, we drink ENO. So in our stomach both react and make neutral. Very good यार, यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई आपका, वेरी गुड, यस सही बताया आपने। HCl जो होता है एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो हमें एसिडिटी होती है, और एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम इनो लेते हैं भाई। क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है आपका बाइल जूस। सही, सभी ने आंसर सही किया, ठीक है ना। तो बाइल जूस को स्टोर करता है आपका गॉल ब्लैडर, जीबी, ओके। फिर क्या होगा, जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ये इसको कहाँ रिलीज कर देगा, ये जो गॉल ब्लैडर है ये इसको भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी डक्ट की हेल्प से आता है, कोई बताएगा मुझे कि ये जो बाइल जूस है गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी डक्ट की हेल्प से आता है? उस डक्ट का नाम बताइए भाई कि कौन सी डक्ट होती है जो बाइल जूस को गॉल ब्लैडर के अंदर भेजने का काम करती है। तो देखो, उस डक्ट का नाम है बाइल डक्ट, ठीक है ना। तो आपकी बाइल डक्ट होती है
वो जो बाइल डक्ट है वो क्या करती है, गॉल ब्लैडर से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। वेरी गुड। तो क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर जो लीवर है उसने बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस भेज दिया। अब क्या फंक्शन है बाइल जूस का, कोई फंक्शन बताएगा इसका मुझे, क्या फंक्शन है? तो भाई इसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करेगा ये करेगा फैट को इमल्सिफाई, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, ठीक है ना। इमल्सिफाई का क्या मतलब है, इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? तो देखो फैट आर प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। जो फैट है वो क्या होता है, वो लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं। अब लार्ज है तो यार उसके ऊपर कोई भी एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है ना भाई। अगर ऐसा समझो कि बड़ा पत्थर है, कोई स्टोन है जो बहुत बड़ा है, अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो बड़े को तोड़ना आसान है या छोटे को तोड़ना आसान है? बड़े को एब्जॉर्ब करना आसान है या छोटे को? तो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं तो उनको ठीक से डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो क्यों ना हम उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को पहले स्मॉल बना दें। तो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको पहले हम क्या करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे, मतलब उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसको कौन करता है, उसको करता है बाइल जूस। आपको ध्यान रखना है कि बाइल जूस का क्या फंक्शन है, तो बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका क्या फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने का काम करता है, यानी कि फैट की लार्ज ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब फैट इमल्सिफाई हो चुका है, ठीक है ना, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद में पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है, यानी कि पैनक्रियाज अपना सीक्रेशन डालता है। अब मुझे ये बताओ कि पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करेगा, तो पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें होते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज होता है, जो क्या करेगा, वो करेगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। दूसरा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। मैंने बताया भी था कि जब भी सीन वर्ड आ जाए तो समझ जाना प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, फैटी एसिड्स बना देगा। लाइपेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है किसको, फैट को, और फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा भाई, और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आपका पैनक्रियाज होता है, अगला जो यहाँ पर आता है वो आता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है कौन सा जूस, पैनक्रिएटिक जूस। और ये जो पैनक्रिएटिक जूस होता है ये कौन सी डक्ट से बाहर आता है, ये आता है पैनक्रिएटिक डक्ट की हेल्प से, ये आता है आपका पैनक्रिएटिक डक्ट की हेल्प से बाहर, ठीक है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में इसमें 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपका, एक तो होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेगा। और दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद होता है आपका लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, ये करेगा डाइजेशन ऑफ फैट। इस तरीके से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या हो चुका है, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब भाई मैक्सिमम फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है तो उसको करना है हमें एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब करने का काम भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे किसकी हेल्प से, तो जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके ऊपर एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलेंगे हम विलाय। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे विलाय। तो विलाय क्या करेगा, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो विलाय है ना वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा इस डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी प्रोटीन और जो भी फैट हमने डाइजेस्ट किया है उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा विलाय। ओके यस, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, स्मॉल ग्लोब्यूल्स आर इजी टू डाइजेस्ट। यस वेरी गुड यार, आप सब लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। रेगुलर लाइव आया करो भाई, इंटेलिजेंट बच्चों की मुझे बहुत जरूरत है यार, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं ना तो लाइव करने का मजा ही अलग आता है। टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, कितना ही बड़ा सेशन हो जाए कोई पता ही नहीं चलता, कोई टेंशन ही नहीं है यार। इसलिए ना जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो सब लोग रेगुलर लाइव अटेंड किया करो भाई, ठीक है। विल आई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड यार, ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, तो द रिमेनिंग फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो क्या करेगा, जो फूड आइटम है वो जो रिमेनिंग रह चुका है उसको अपन कहाँ भेज देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करेगी, उसमें से वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि यहाँ पर होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर समझ लो, या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। और जो भी बचा कुचा यानी कि कुछ पार्टिकल अगर आपके बच भी गए, भाई सारा का सारा अगर हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया हो, तो रिमेनिंग पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। यानी कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है ना, उस फूड में से डाइजेस्टेड फूड का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना वो भी कौन करता है, वो भी करता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर कौन करता है इस काम को, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाय ही प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं।
उसके बाद में ये जो फूड है वो कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, वो पहुंचा दिया जाएगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम क्या करेगा, इस वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि अब इसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया हमने हमारे काम की चीज, तो अब जो हमारे पास बचा वो सारा का सारा हमारा बच गया वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यस, जोली शिबू, नए स्टूडेंट आए भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, नए स्टूडेंट आप आए हो तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक बडी। यस, आप सभी लोग यार एक दूसरे को बहुत एनर्जी मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। रेक्टम स्टोर करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को और उसके बाद में एनएस की हेल्प से द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एनएस। तो एनएस की हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ओके। तो वेरी गुड, तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सब जगह पे आपने समझ लिया, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले सबसे फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, कौन से ऑर्गन में होता है, सबसे फर्स्ट डाइजेशन की साइट कौन सी है, साइट ऑफ फर्स्ट डाइजेशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सी है भाई, बताओ फर्स्ट डाइजेशन की वो साइट बताओ जिसमें डाइजेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहली, तो वो है आपका माउथ, वेरी गुड। तो माउथ के अंदर होता है सबसे फर्स्ट डाइजेशन, ठीक है ना, और कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सलेवरी ग्लैंड का भी ध्यान रखना है, सलेवरी एमाइलेज जितने भी एंजाइम्स थे उनको भी रिकैप करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है भाई। अगर आपको किसी भी बच्चे को इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए कि सर आपने जो भी नोट्स यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है हमको, तो हम चाहते हैं कि उसका नोट्स हमें मिल जाए, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस लाइव सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट करने के बाद में इस चैप्टर के जो नोट्स होंगे इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा, कहां पर, इसकी जो पीपीटी है उसको मैं शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप चैनल में। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया। प्लस दूसरा फायदा ये है कि व्हाट्सएप चैनल पे आपको रेगुलर में कितने बजे लाइव आता हूँ उसकी अपडेट भी मिलती रहती है, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया। तो जो भी पीपीटी आपको दिख रही है स्टेप बाय स्टेप, उसकी कंप्लीट पीपीटी को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप बाद में भी लाइव खत्म होने के बाद में भी इसमें से नोट्स बना पाओगे, उसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। आगे हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक, वो है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारी प्लांट होती है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो भी ऑक्सीजन होती है, उसका लेन देन होता है स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है। अब वैसे तो ये स्टोमेटा हमारा बाद का टॉपिक था, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा स्टोमेटा, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड, लीफ से रिलेटेड। स्टोमक आर स्मॉल पोर्स और लीव्स वेयर एक्सचेंज द गैसेज होकर, यस। तो ये स्टोमेटा जो होता है, आई एम नॉट इन क्लास 10th, आई एम इन कॉलेज। तो वेरी गुड यार, अगर आप कॉलेज में हो तो अच्छी बात है भाई, इन बच्चों को मोटिवेट करो, जो यहाँ पर 10th क्लास के हैं उनको मोटिवेट करो और मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। क्या हेल्प करोगे आप, मेरी इतनी सी हेल्प करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और अगर आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को आप रिकमेंड करें इस चैनल को, क्योंकि यार किसी के हेल्प से अगर किसी का रिजल्ट अच्छा बन जाए, परसेंटेज बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है, लोगों की हेल्प करना। डजंट मैटर द गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज द बिकॉज एंड एंटरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ वाटर, यस बिल्कुल। तो देखते हैं स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा होते क्या है, तो देखो आपकी जो लीव्स है ना भाई, आपकी जो लीफ है उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे। उन पोर्स को बोलते हैं अपन स्टोमेटा। अगर हम किसी एक पोर को जूम करके देखें तो जूम करने के बाद में वो हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। जूम करने के बाद में उनके अंदर क्या मिलेगा हमें, तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प टू एक्सचेंज द गैसेस दे फाउंड मोस्टली इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है ना। हर स्टोमेटा के पास में होती है गार्ड सेल्स। क्या होती हैं, गार्ड सेल्स। अब आप सभी को पता है कि भाई हर एक बिल्डिंग में, हर एक अपार्टमेंट में, हर एक मॉल में गार्ड का क्या काम होता है, गार्ड का काम होता है गेट को क्लोज और ओपन करना। तो जैसे गार्ड का काम होता है क्लोज और ओपन करने का, वैसे स्टोमेटा का काम भी होता है उस स्टोमेटल पोर्स को, गार्ड सेल्स का सॉरी है ना, गार्ड सेल्स का काम होता है उस स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करने का, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, ठीक है ना, गार्ड सेल्स, ओके। अब क्या होता है, अब ओपन और क्लोजिंग की अगर कोई फंक्शनिंग पूछ ले कि भाई ये जो ओपन और क्लोजिंग का काम हो रहा है वो हो कैसे रहा है, तो उसके पीछे का रीजन है वाटर, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है ना भाई, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी,
तो उस फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग आपको पता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है आपकी लीव्स के अंदर, ठीक है ना। तो वो जो वाटर है ना वो गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है भाई। अब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल होने की वजह से जो गार्ड सेल्स है ना वो क्या हो जाती हैं, स्वेल्व कर जाती हैं, स्वेल्व करेंगी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी गार्ड सेल्स हैं, उन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, उन गार्ड सेल्स के अंदर आपका वाटर फिल हो जाएगा। तो वाटर फिल होने के बाद जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो स्वेल्व करेंगी, और स्वेल्व करने की वजह से उनके ऊपर स्वेलिंग आने की वजह से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये थोड़ी फूल जाएंगे, फूलने के बाद में यहाँ पर स्पेस बन जाएगा बीच में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो चुका है, वो ओपन हो चुका है, ओके। और जैसे ही ये अमाउंट है इसका लॉस हो जाएगा, ये जो अमाउंट है वाटर का ये लॉस करेगा, लॉस करने के बाद में ये जो आपका स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब ये जो गैप है वो आप इससे वो हो जाएगा। तो जब भी ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, वाटर से इनमें से एग्जिट करेगा तो ये श्रिंक हो जाएंगी, और इस श्रिंकेज प्रोसेस को बोलेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है ना। तो गार्ड सेल्स होती हैं वो श्रिंक और स्वेल्व करने की हेल्प से स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करती हैं वाटर की हेल्प से, ठीक है ना। प्लांट जो है क्लोज करेंगे देयर पोर्स एंड इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्लांट CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। तो जब भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता उस टाइम पर उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है, और जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, वो अपने पोर्स को क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो उसलिए अपन क्या बोलेंगे, उस टाइम पर ओपनिंग और क्लोज में हेल्प करेंगी गार्ड सेल्स। बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं भाई, आरव और MCQ और CBQ। ये जो अभी देखो MCQ वाली जो क्लास है वो कंटिन्यू जब ही हो पाएगी लाइव प्रोसेस। मेरा मेन टारगेट है सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाना। तो सबसे पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, चैप्टर को कंप्लीट लर्न करवाऊंगा, सबको PPT दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा। तो सभी बच्चों के पास एक बार नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो चैप्टर को समझ पाएंगे। तो उसके बाद हम MCQ और बहुत सारे फिलअप्स और बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, CBSE स्टेट बोर्ड सभी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। बट उसके लिए तो आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा ना यार, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगी तभी तो आप आओगे ना मेरे पास, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से समझ में आएगा। द गार्ड सेल्स स्वेल्व एंड व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर ओपन, एंड ये जो क्लोज हो जाती है कब, जब वो श्रिंक करता है। तो लास्ट लाइन में आपको ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हो कि भाई हमको कंप्लीट सेशन पूरी साइंस अच्छे से समझ में आए, साइंस के साथ साथ मैथ भी अच्छे से समझ में आए और इंग्लिश भी समझ में आए, SST भी समझ में आए, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ है। चैनल हमारा अभी नया है यार, देखो ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको सभी तरीके की सब्जेक्ट मिलेंगी, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, SST हो, सभी तरीके की सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा अलग अलग टीचर्स की हेल्प से, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यस मोहित आप आ गए वापस से, खाना वाना खा लिया क्या आपने, खाना खाने चले गए थे क्या, आई एम बैक, खाना खाने गए थे क्या भाई, ओके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत से लोगों ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सबसे बुरी बात है। 1 घंटे 1.5 घंटा का टाइम हमारा निकल चुका है, लेकिन 1.5 घंटे में अभी तक सिर्फ 2 सब्सक्राइबर आए, मतलब कितना रिस्ट नंबर है ये, ठीक है ना, लिस्ट। तो आप लोग यार इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, आपको एक सब्सक्राइब कर दोगे, नोटिफिकेशन आइकन आप बंद रख लेना, क्या दिक्कत है बताओ भाई। लेकिन कम से कम सब्सक्राइबर का काउंट जो टारगेट है वो मेरा कंप्लीट तो हो जाएगा ना भाई, ऑटोमेटिक। अगर आप 5 लोग आप यहाँ पर देख रहे हो और 5 के 5 सब्सक्राइबर अगर इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे मेरे को, हाँ भाई आप 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो वो 2 ही सब्सक्राइबर काउंट हुए हैं, बाकी की जो नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। तो अगर वो भी कर देंगे तो भाई आप लोग वीडियो रेगुलर देखो नहीं देखो डजंट मैटर, बट सब्सक्राइब कर दोगे तो यार उससे क्या नुकसान होगा बताओ भाई, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और कोई इश्यू नहीं है। तो आई होप कि स्टोमेटा आपको समझ में आया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है आपकी रेस्पिरेशन। हमारी जो अगली लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ठीक है, ओके। व्हाट इज योर एज, माई एज इज 24 एंड 25 मेरी चल रही है, 24 कंप्लीट है भाई, ठीक है, मेरी एज है 24 कंप्लीट है, 25 मेरी चल रही है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ और स्कूल भी ज्वाइन कर रखी है। जिसको पढ़ाई करना है वो करेगा भाई, वेरी गुड, सही बात है, जिसको पढ़ाई करनी है वो सब्सक्राइब करेगा यार। रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है भाई, ओके। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। आज हम रेस्पिरेशन को समझ के टॉपिक को यही रोकेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा चुका है और लेंथी वीडियो नहीं हो, इसलिए हम पार्ट 2 कर लेंगे चैप्टर नंबर 5 का ना, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 कर लेंगे। तो अब एक बार रेस्पिरेशन को और खत्म कर लेते हैं धीरे धीरे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होने के बाद अगली जो हमारी लाइफ प्रोसेस है वो है आपकी रेस्पिरेशन। देखते हैं रेस्पिरेशन, देखो
तो द प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमने जो फूड आइटम खाया है उस फूड आइटम के अंदर हमने, अब ये ग्लूकोज आई कहां से थोड़ा समझना आप है ना। उस फूड को क्या किया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट कर लिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद में उसको हमने एब्जॉर्ब किया था, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था, उसको एब्जॉर्ब किया था हमने ग्लूकोज की फॉर्म में, और इसको ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के बाद हमने पुट कर दिया था ब्लड के अंदर। जो आपकी विलाई थी उस विलाई ने उस डाइजेस्टेड फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब करके सारे के सारे फूड को किसमें डाल दिया, वो डाल दिया ब्लड के अंदर। अब वो फूड हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ब्लड के अंदर उस फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन से क्या बनेगी, वहां से बनेगी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही बोलेंगे रेस्पिरेशन। अपन क्या बोलेंगे उसको, अपन रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, तो उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ग्लूकोज आया कहां से, फूड आइटम से आया, फूड आइटम से वो ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर विलाई ने पहुंचाया। आगे देखो, ये जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी, वो बनेगी एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, सीबीएसई के अंदर मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स ये आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है एटीपी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थैंक यू, ये जो जोइल सिबू हैं इन्होंने बोला वेरी गुड। आप अगर बोल रहे हो गुड टीचर तो भाई वेरी गुड यार, ठीक है। टाइम डजंट मैटर, टाइम मैटर नहीं करता है, बट थोड़ा सा ये देखिए कि भाई मैं सुबह से ऑफलाइन क्लासेज ले रहा हूँ, फिर अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई अपन तो कल कर लेंगे, कहीं जा थोड़ी रहे, अपने पास पूरा सेशन है, अपने पास अभी भी 290 डेज का टाइम बचा है बोर्ड कंप्लीट करने में, बोर्ड क्लासेस के लिए। तो अभी अपने पास पूरा सफिशिएंट टाइम है, तो आराम से कर लेंगे भाई। मुझे भी खाना वाना खाना है, आप लोगों के लिए मैं बिना खाना खाए बैठा हूँ अभी, ठीक है। बट जितना कवर होता है हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अबव एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये होता है एटीपी की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, उसके बाद देखो अब कैसे होगा, तो इसका जो ब्रेकडाउन होगा उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि जो ग्लूकोज है ना उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रेकडाउन का काम होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर उसका हाफ ब्रेकडाउन होता है, यानी कि C6 से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है C3 में। अब जब कार्बन का मॉलिक्यूल 3 बन गया, वहां पर कार्बन का नंबर 3 हो गया, तो उसको अपन ग्लूकोज नहीं बोलकर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन पायरुवेट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को हम साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम पायरुवेट के अंदर। ओके, तो कृति भाई आए, कृति भाई आए, वेरी गुड यार। आप सब लोग साइंस मैथ और कुछ भी, साइंस मैथ इंग्लिश एसएसटी सभी ले आएंगे भाई। आप कहोगे तो संस्कृत हिंदी भी दे देंगे, नो इश्यू यार। अगर किसी के एडिशनल है तो आप बोलोगे तो उर्दू भी ले आएंगे, फैकल्टी की कोई इश्यू नहीं है अपने पास। ओके, तो देखो अपन देखते कि पायरुवेट, अब पायरुवेट से आगे ब्रेकडाउन होने का 3 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में होता है, तो ये प्रोसेस होती है यीस्ट के अंदर, ठीक है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी ये जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो। तो यीस्ट के अंदर होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, वहां से बनेगा आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो आपका यीस्ट है इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। आपने पढ़ रखा होगा भाई, है ना, कि फर्मेंटेशन किसके अंदर होता है, फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यीस्ट, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये, ठीक है। तो यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के अंदर इथेनॉल बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स बोल सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जरूर बनेगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो मेथड है वो होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस कहाँ होता है, ये होता है ह्यूमन की मसल सेल्स के अंदर, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन की मसल सेल्स हैं, यस कृति भाई मैं सुन रहा हूँ भाई आप सब लोगों को, यार आप इतने सारे मैसेज कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने में मैं नेक्स्ट वीक तक लाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 101% मैं आप स्टूडेंट्स आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 ईयर के बोल रहा हूं मैं, 1-2 साल के नहीं, सीबीएसई के और जिस भी स्टेट बोर्ड के आप बोलोगे मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी ला दूंगा। लेकिन अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है और वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये भाई हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारे लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है। कैसे, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये कलेक्ट हो जाता है हमारी मसल सेल्स के अंदर और ये बना लेता है क्रैम्प्स। क्या बना लेता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्रैम्प्स बनाएगा, और क्रैम्प्स बनाने के बाद में जब हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स बन जाते हैं तो ये क्रैम्प्स जो होते हैं पेनफुल होते हैं, हमारी बॉडी में होने लग जाता है पेन्स। ऐसा कब होता है,
तो लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस कब बनेगा? जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही होती है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद में हमारी बॉडी में पेन होता है, उसका रीजन होता है क्रैम्प्स का बनना। तो वो क्रैम्प्स कब बनते हैं कि भाई जब अपन ने एक्सरसाइज की है ना, तो उस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग भी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा होगा, बॉडी अपना काम कर रही होगी ना, रेस्पिरेशन तो चल ही रहा होगा। तो उस टाइम पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाती है, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। उस टाइम पर हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो वो जो लैक्टिक एसिड है ना, वो कलेक्ट होने की वजह से बॉडी में क्रैम्प्स बनते हैं, और क्रैम्प्स होते हैं पेनफुल। फिर हम क्या बोलेंगे? हम हमारी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मा हमारे पैरों में, हाथों में दर्द हो रहा है, और दर्द होने की वजह से हमको थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। तो रिलीफ के लिए आपकी मम्मी आपको सजेस्ट करती है कि भाई आप एक बार मालिश करवा लो, मसाज करवा लो, ठीक है। तो हम जैसे ही कोई भी मूव या फिर कोई भी ऐसा हमारा ल्यूब्रिकेंट लेकर हम उसको अगर थोड़ा सा डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको पुश करते हैं हाथों से, उसको मसाज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जितने भी क्रैम्प्स है वो आपके वापस से डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वापस डिजोल्व होने की वजह से आपका जो पेन है वो जो डिजोल्व हुए हैं, तो डिजोल्व होने की वजह से जो आपका पेन है उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लैक्टिक एसिड बनता है वो बनता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में ह्यूमन मसल्स के अंदर, ठीक है। थर्ड जो केस बनता है वो बनता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ओके। तो ये जो केस है वो ह्यूमंस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? तो यहां से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट, अब ये होता है कंप्लीट। अब देखो ये तीन प्रोसेस हैं, तो तीनों में आप में ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड केस है, फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर तो आपका इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन, क्योंकि भाई यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो जो डाइजेशन है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट। और जो थर्ड प्रोसेस है उसके अंदर होता है कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है ना। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? थर्ड प्रोसेस में। और फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है फूड का। यहाँ पर देख रखे हैं, स्टेप्स को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको नोट्सों में लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन से आप क्या बनाओगे? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे जिसको पायरुवेट बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, एनर्जी बनेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनेगी। आई होप कि ये जो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का जो तरीका है ना, तीनों के तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, व्हाट डू यू थिंक द क्वेश्चन मीडियम, बोर्ड एग्जाम मीडियम, हार्ड एंड इजी? मुझे लगता है कि इस बार का जो सीबीएसई पेपर रहने वाला है ना भाई, थोड़ा सा सीबीएसई के ऊपर दबाव है यार, ऑलरेडी इतने सारे पेपर लीक वाले वो चल रहे हैं। तो इस बार जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है वो थोड़ा सा आपको रिलीफ दे सकता है, कि हो सकता है कि मे भी गुस्सा निकाल के टफ भी कर दे लेकिन इजी कर दे। बट मुझे लगता है कि इजी रहने वाला है पेपर का लेवल। बट अगर हम पढ़ लेंगे तो यार हमारे लिए तो कितना भी टफ आ जाए, हमें चैलेंज एक्सेप्ट है यार, नो इश्यू। हम सारी चीजें तो कवर कर ही ले रहे हैं ना यहाँ पर। द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यू इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। यस, तो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक जाती है। यस, वेरी गुड। डिफिकल्ट नहीं, इजी का ही रहता है, बट हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए तो इजी है। अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, तो हो सकता है कि किसी को वो हार्ड भी लग जाए। तो चीजों को अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो हार्ड भी चीजें आसान होते हुए भी डिफिकल्ट लगती हैं। और अगर आपने समझ लिया तो भाई कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए, हम चैलेंज करते हैं सीबीएसई को, हम चैलेंज करते हैं हर एक स्टेट बोर्ड को कि हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट है, तो भाई आप मर्जी जैसा पेपर दे दो। अब देखो हमारा रेस्पिरेशन है, उसके दो टाइप होते हैं, 2 टाइप का हमारा रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन सा? वो है हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। व्हाट अबाउट आईटी? तो देखो भाई आईटी के बारे में अभी मैं क्या ही बताऊं अभी, ठीक है। हमारा क्लास का लेवल है 10th का, तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनके लिए एडवांस हो जाएगा, तो प्लीज़ मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आपको अभी इस टॉपिक पर डिस्कस करने से। नथिंग इज हार्ड, हाँ हार्ड कुछ नहीं होता है भाई। कंप्यूटर साइंस वगैरह और इन सब के बारे में बात करें तो देखो कंप्यूटर साइंस का पेपर वगैरह भी सब इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं, एडिशनल सब्जेक्ट है, सब ठीक ही रहता है। वुड यू टीच कंप्यूटर साइंस? तो मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाता हूँ भाई, लेकिन मेरे पास टीचर्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस के। अगर आप चाहोगे तो मैं उनको भी बोल दूंगा भाई, वो चैनल ज्वाइन कर लेंगे और लाइव कर देंगे, नो इशू। फैकल्टी सारी अवेलेबल है भाई, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर चलता है हमारा, तो वहाँ पर तो सारी फैकल्टीज अवेलेबल होती है। बट किसी भी टीचर को इंटरेस्ट नहीं है ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है तो मैं कर रहा हूँ अपना काम। रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। हम देखते हैं, देखो अब हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा था सबसे पहले ईस्ट के अंदर, दूसरा देखा था हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में जो कि हमारा मसल सेल्स में था, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर। और तीसरा हमने देखा था किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है।
तो क्या ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों एक ही टाइप का रेस्पिरेशन है क्या? नहीं, इनका टाइप अलग अलग होगा। तो इस बिहार पर हम दो टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो, जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको बोलेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक्स ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस प्रोसेस टेक्स अप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये जो प्रोसेस है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? वो हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यानी कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में हो रहा हो, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता हो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। और जब भी आपका एब्सेंस में होता है तो उसको एनारोबिक बोलते हैं। तो इट रिलीज मोर एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि भाई इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन हमारी सफिशिएंट अमाउंट में है, तो ज्यादा एनर्जी किस में निकलेगी? एरोबिक में या एनारोबिक में? तो आपका आंसर होगा कि भाई जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर एनर्जी आपकी ज्यादा रिलीज होने वाली है, ठीक है ना। आई एम सॉरी सर, आई एम गोइंग टू सेल्फ स्टडी एंड देन गो टू स्लीप बिकॉज टुमारो आई हैव क्लास। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आप जा सकते हो, नो इश्यू। कल आप आ जाना, कोई इशू नहीं है, आप कल भी आए ना प्लीज, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। सर ऑफलाइन क्लास कहाँ पर होती है? तो मेरी ऑफलाइन क्लास होती है भाई जयपुर के अंदर। सॉरी सर, आई लीव क्लास बिकॉज माई फोन बैटरी इज सो लो। तो आप लीव कर दीजिए, नो इश्यू। आई एम गोइंग गाइज, ठीक है भाई, सब लोग बाय बोलें। जो भी लोग जा रहे हैं वो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चैनल पर मिल जाएगा। और आप व्हाट्सअप चैनल एक बार दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, मैं उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका है। मैं भी क्लास को थोड़ी देर में खत्म कर ही रहा हूँ। तो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको कल की लाइव का अपडेट मिल जाएगा, प्लस आपको ये पीपीटी में डाल दूंगा ताकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो चीज मिल जाए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कर लेना ये चीज, नो इश्यू भाई, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल आ जाना, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, कोई बात नहीं, कल आप आ जाना, मैं वेट करूंगा आप लोगों का सभी का, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज एक बार। अब देखते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? तो इन दिस प्रोसेस पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनर्जी, दिस प्रोसेस टेक्स इनटू यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन के अंदर, यीस्ट के अंदर ये काम होता है, मैं अभी समझाया थोड़ी देर पहले। तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर रिलीज होती है लेस एनर्जी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहां पर हमने रेस्पिरेशन होता क्या है उसको खत्म कर लिया है, रेस्पिरेशन के टाइप को खत्म कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर शुरू से हमने लाइफ प्रोसेस क्या होती है और लाइफ प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती हैं, और जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो देख लिया, अमीबा पैरामीशियम खत्म कर लिया, और होलोजोइक पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक खत्म कर लिया। उसके बाद में हमने इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर लिया है, रेस्पिरेशन खत्म हो गया, डेफिनेशन और उसके टाइप्स खत्म हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक का जो भी चैप्टर आपको समझ में आया होगा बहुत डिटेल में, क्योंकि सेशन हमारा लेंथी हो जाएगा। टारगेट तो हमारा यही था कि हम आज ही सब चीजें खत्म करते, बट बहुत ज्यादा लेट नाइट हो चुका है, तो मैक्सिमम स्टूडेंटों का फिर लॉस नहीं हो, इस वजह से हम कल फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एक बार। तो सब लोग फटाफट से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल आप सभी को आना है लाइव के अंदर और बाकी का बचा हुआ चैप्टर हमें खत्म करना है। थैंक यू। ओके, तो आई विल रेस्पेक्ट यू। ओके भाई, ठीक है, नो इशू यार, थैंक यू वेरी मच। आप रिस्पेक्ट करते हो और ऐसे किया भी करो भाई, अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। तो वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए यार, मैं बहुत खुश हूं आप सभी से, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, तो वेरी गुड। तो आज हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं रेस्पिरेशन का। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, सभी टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे कल तक के लिए। और कल हम फिर वापस से मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। 7:30 का टाइम मैं अनाउंस कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें इफ एंड बट होगा, टाइम अगर चेंज रहा 7:30 PM हम कल पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, किसका? चैप्टर नंबर 5 का। तो हम देखेंगे पार्ट 2 7:30 पर। इसमें कुछ भी इफ एंड बट रहता है तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तो प्लीज आप फटाफट से, वापस से मैं एक बार लिंक पिन कर रहा हूं आपको, तो एक बार आप चैनल ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर आपको टाइम का अपडेट मिल जाएगा और इसकी पीपीटी भी मैं डाल दूंगा। तो प्लीज, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।